तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की हमारी नई वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोरियन ड्रामा जिसका नाम है मॉडर्न फार्मर। ये कहानी है चार दोस्तों के बारे में जिनका एक बैंड होता है। बैंड का जो लीडर होता है उसका नाम होता है मिनकी, ड्रमर का नाम कीजून, कीबोर्डिस्ट का नाम कांगयुक और लास्ट में जो बेस गिटारिस्ट होता है उसका नाम होता है यून हानचुल। वो एक जगह पर परफॉर्म करने के लिए जाते हैं और उनका बैंड का नाम होता है एक्सो। अब करीबन 7 साल बीत गए होते हैं और ली मिनकी एक जगह पर परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जहाँ पर वो परफॉर्म कर रहा होता है वहाँ पर कुछ बूढ़े लोग और कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद एमसी स्टेज पर आता है और वो उन लोगों से बोल रहा होता है कि ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो कि एक्सो के लीडर थे। इसके बाद वो सबको क्लैप करने के लिए बोलते हैं लेकिन कोई भी क्लैपिंग नहीं करता, तो फिर मिनकी वहाँ से जा रहा होता है। अचानक से वहाँ पर तीनों लड़कियाँ पहुँच जाती हैं। तो फिर उनमें से एक लड़की अपनी फ्रेंड से बोल रही होती है कि तुमने मुझसे बोला था कि ये तो एक्सो है, ये लूज़र यहाँ पर क्या कर रहा है और ये हमारे एक्सो बैंड की नकल कैसे कर सकता है। उस लड़की की फ्रेंड उससे बोलती है क्यों ना हम स्टेज पर चलें और पूरी बात का पता करें। वो लड़की मना करती है और कहती है कि जैसे ये लूज़र जी रहा है ऐसे जीने दो, और ये कहकर वो तीनों वहाँ से जाने लग जाती हैं। मिनकी उन तीनों को रोक लेता है और कह रहा होता है कि तुम ग्रोलिंग करना बंद कर दो। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं एक्सो को इम्पर्सनेट कर रहा हूँ? 7 साल पहले एक बैंड हुआ करता था जो कि होंगडे पे रूल करता था। उस बैंड का नाम था एक्सलेंट सोल, अगर शॉर्ट फॉर्म कहे तो एक्सो। सबसे पहले मैंने अपने बैंड का नाम एक्सो रखा था और किसी और पर्सन ने उसे इम्पर्सनेट किया है। लेकिन ये सब तुम्हें समझाने का क्या फ़ायदा है क्योंकि तुम तो क्रेजी फ़ैन हो। ये सुनते ही वो लड़की अपनी स्लीपर उतारती है और मिनकी के ऊपर फेंक कर मार देती है। मिनकी का गुस्सा बढ़ जाता है और वो स्टेज से नीचे उतरता है। फिर वो उन तीनों लड़कियों से लड़ना स्टार्ट कर देता है। फाइट के दौरान मिनकी को कई सारी चोट आती है और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो अपनी कार में जा रहा होता है तो फिर वो अपनी चोट की ओर देख रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। इसके बाद वो अपनी साइड वाली सीट पर देखता है और वहाँ पर बहुत सारी चिली रखी हुई होती हैं। वो गुस्से में उन्हें उठाता है और कह रहा होता है कि वो सारे लोग पागल थे, उन्होंने फ़ी देने के बजाय मुझे ये चिल्ली पकड़ा दी। अचानक से मिनकी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि मेरी लाइफ ऐसी कैसे हो गई है। अब बात करते हैं गिटारिस्ट यानी कि हानचुल की। अब हानचुल एक कंपनी में काम करता है। जो हानचुल का बॉस होता है वो उसके पास जाता है, उससे कह रहा होता है कि तुम्हें रात को मेरे साथ चलना होगा एक जगह पर। हानचुल मना करता है और वो कह रहा होता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं नहीं जा पाऊँगा। बॉस कहने लग जाता है कि अगर तुम इतने वीक हो तो फिर तुम रेगुलर एम्प्लॉय कैसे बन पाओगे हमारी कंपनी के। अगर तुम्हारी तबीयत ही ख़राब है तो फिर तुम हमेशा के लिए रेस्ट क्यों नहीं ले लेते हो। ये कहकर बॉस वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन हानचुल उन्हें रोक लेता है और कह रहा होता है कि मैं आज रात को आपके साथ चलूँगा। फिर रात को हानचुल अपने बॉस और मैनेजर के साथ एक कैरियोके रूम में जाता है और वहाँ पर उनको एंटरटेन कर रहा होता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे मेंबर की जिसका नाम होता है हान की जुन। वो एक जगह पर ट्यूशन ले रहा होता है। थोड़ी देर बाद ये तीनों एक शॉप के बाहर बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। कीजुन उन दोनों से बोल रहा होता है कि अगर अब की बार मैं टेस्ट में फेल हो गया तो फिर मेरे फादर मुझे पिक फिक शॉप में काम पर लगवा देंगे। मिनकी बोल रहा होता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि वो तो तुम्हारी शॉप है और तुम उसके मालिक बन जाओगे। हानचुल उन दोनों की बात सुनता है और उन दोनों से कह रहा होता है कि तुम कब तक ऐसे जियोगे, तुम्हें समझ जाना चाहिए। मिनकी हानचुल की तरफ देखने लग जाता तो कह रहा होता है कि तुम्हें ये बात अपने आप को देखकर बोलनी चाहिए। हानचुल बोल रहा होता है कि मैं अपने आप को देखकर ही बोल रहा हूँ और वैसे भी क्या प्रॉब्लम है, मैं तो सिर्फ अपने बॉस को एंटरटेन करने के लिए गया था। मैं इसे अपनी कंपनी के बिहाफ पे एक डोनेशन की तरह लेता हूँ। ये सुनने के बाद मिनकी हानचुल से कहता है कि अगर तुम डोनेट ही करना चाहते हो तो फिर तुम मुझे अपना टैलेंट डोनेट करो, हम एक और बार अपना बैंड तैयार करते हैं। मैंने हमारे डेमो सीडी के बारे में कई कंपनियों से बात कर ली है। हानचुल मना करता है और कह रहा होता है कि हम पहले की तरह यंग नहीं है, हमारी एज 27 हो गई है और वैसे भी कौन सी कंपनी हमारी एल्बम को प्रोड्यूस करना चाहेगी। फिर मिनकी कहता है कि कंपनी को ज़रूरत क्या है प्रोड्यूस करने के लिए, हम खुद ही कर सकते हैं अपनी एल्बम को प्रोड्यूस, और शायद पूरा खर्चा बैठेगा $1 मिलियन। मैं ये सब गिव अप नहीं कर सकता और तुम भी देखना कि मैं एक दिन सक्सीड होऊंगा और न्यूयॉर्क में जाके अपना एक कॉन्सर्ट करूंगा। अचानक से हानचुल के स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर केजन उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए। हानचुल बोल रहा होता है कि मैं गया था चेकअप करवाने के लिए और मैंने वहाँ पर कांग्युक को भी देखा था, उसने एक वाइट कलर का कोट पहन रखा था, शायद वो वहाँ पर इंटर्न बन गया है। मिनकी उसका नाम सुनते ही गुस्से में आता है और वो बोल रहा होता है कि तुम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है कि उसकी वजह से हमारी ऐसी हालत हुई है। फिर वो तीनों देखते हैं कि टेलीविज़न पे एक लड़की का सॉन्ग प्ले हो रहा होता है। केजन उस लड़की को देखकर बोल रहा होता है कि यूना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी सक्सेसफुल भी हो गई है। मिनकी यूना को देखते ही सैड हो जाता है। हानचुल उससे बोल रहा होता है क्या तुमने अभी तक यूना पे गिव अप नहीं करा है।
मिनकी कुछ भी नहीं बोलता, वो अपना गिटार उठाकर वहाँ से चला जाता है। तभी हांचू टेबल की ओर देखता है, फिर वो उठता है और मिनकी की ओर चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुम्हें पैसे देकर जाना चाहिए। मिनकी उसकी बात को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हांचुल पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि टेबल पर कोई नहीं होता, क्योंकि जो कीजुन होता है वो दूसरी तरफ से भाग गया होता है। कुछ देर बाद मिनकी घर पे पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे बाहर एक बैंक स्टेटमेंट मिलती है। जब वो बैंक स्टेटमेंट देख रहा होता है तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उन लोगों ने मिनकी को एक रोप से बांध रखा होता है और बार बार उसे एक पानी के ड्रम में डाल रहे होते हैं। उन आदमियों का जो लीडर होता है उसका नाम होता है डॉक्सा। डॉक्सा मिनकी से बोल रहा होता है या तो तुम काफ़ी ज़्यादा जीनियस हो या फिर बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि जो भी लोग मुझसे पैसे लेते हैं वो तो अब्रॉड चले जाते हैं, लेकिन तुमने तो सिर्फ अपना घर ही शिफ्ट किया। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सारा पैसा गैस पे खर्च किया क्योंकि सारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम्हारी पहली पनिशमेंट ये है कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हें उसका आंसर सिर्फ 5 वर्ड्स में देना होगा। मेरा पैसा तुम कब वापस करोगे? अब वो 1 मिलियन हो गया है। मिनकी डॉक्सा से बोलता है कि मैं 1 साल में आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा। डॉक्सा मना करता है। फिर वो अपने आदमी से बोलता है कि तुम इसे नीचे उतारो क्योंकि इसकी सर्जरी करनी है। ये कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है तभी उसे वहाँ पर गिटार दिखाई देता है। गिटार को देखते ही वो अपने सारे आदमियों को रोक लेता है। डॉक्सा गिटार को लेकर मिनकी के पास जाता है, उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें ये गिटार कहाँ से मिला। फिर मिनकी उसे बता देता है कि जब मैं छोटा था तो फिर मुझे ये गिटार एक माउंटेन में मिला था, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी से छोड़कर चला गया था और मैं उस आदमी को नहीं जानता हूँ। प्लीज़ आप मुझे 6 महीने दे दो, मैं वाकई में आपका सारा पैसा चुका दूंगा। डॉक्सा मिनकी की बात मान जाता है और वो वहाँ से अपने आदमियों को लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद मिनकी के पास किसी का कॉल आता है। अगले दिन एक फ्यूनरल हाउस में फ्यूनरल हो रहा होता है और उस रूम के बाहर बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए होते हैं। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और वो फूलों को वहाँ से लेकर जा रही होती है। तब एक गार्ड उसे रोक लेते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम फूलों को चोरी क्यों कर रही हो। वो लड़की बोल रही होती है कि मैं इसे चोरी नहीं कर रही हूँ, आपको दिखता नहीं कि दूसरी तरफ भी फ्यूनरल हो रहा है और वहाँ पर एक भी फ्लावर नहीं है, क्या आपको दया नहीं आ रही है? जो हमारी ग्रैंडमा किम थी वो अपनी लाइफ काम करती रही और अचानक से उनकी मौत हो गई। इस वजह से मैं ये बोरो करना चाहती हूँ। तो फिर गार्ड उसकी बात मान जाता है और वो लड़की वो फ्लावर लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी उस लड़की के पास किसी का कॉल आता है। कॉल पर बात करने के बाद वो हाउस के अंदर जाती है और वहाँ पर दो लेडीज से बोल रही होती है कि मुझे घर वापस जाना होगा, क्योंकि हे क्यों और तेही का बेबी होने वाला है। तुम्हें तो पता है कि वो मेरी काउज हैं। ये कहकर वो भागकर बाहर चली जाती है। बाहर पहुंचते ही उसकी टक्कर मिनकी से हो जाती है। मिनकी ने ग्लासेस पहन रखे होते हैं और टक्कर की वजह से वो ग्लासेस टूट जाते हैं। मिनकी गुस्से में उस लड़की से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि ये ग्लासेस कितने महंगे थे? मुझे इसके लिए 1 साल के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी थी। वो लड़की मिनकी से बोल रही होती है कि तुम गुस्से में क्यों हो, तुम मुझे रेट बताओ, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। फिर मिनकी 2 उंगली दिखाता है तो फिर लड़की हंसने लग जाती है और कह रही होती है, क्या तुम सिर्फ $20 की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें अभी दे दूंगी। मिनकी अपना सर हिलाता है और कहता है कि मैं $20 नहीं बोल रहा बल्कि $2000 बोल रहा हूँ। ये सुनते ही वो लड़की सरप्राइज हो जाती है। फिर वो मिनकी से पूछ रही होती है कि तुम 100 मीटर कितने सेकंड में दौड़ लेते हो? मिनकी कहता है कि मैं 14 सेकंड में। फिर वो लड़की बोलती है मैं सिर्फ 12 सेकंड में, और ये कहते ही वो भागना स्टार्ट कर देती है। मिनकी भी उस लड़की का पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की पहले ही बाहर पहुंच जाती है और वहां पर अपने स्कूटर पर बैठकर चली जाती है। इसके बाद मिनकी फ्यूनरल हाउस में जाता है, क्योंकि वहां पर जिसकी डेथ हुई होती है वो उसकी ग्रैंड मदर होती हैं। मिनकी चुपचाप वहां पर बैठा होता है। कुछ देर बाद वहां पर एक आदमी आता है जिसने कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। उस आदमी का नाम होता है सांगडक। फिर वो मिनकी से बोल रहा होता है कि तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो। मिनकी गुस्से में सांगडुक से बोल रहा होता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। फिर सांगडुक मिनकी से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं पुराने घर में रहता था और जब तुम पेड़ से गिरे थे तो फिर मैंने ही बीन पेस्ट अप्लाई किया था और मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तो फिर मिनकी कहता है कि जब तुम सोबर हो जाओ तो तुम मुझसे बात करना, और ये कहकर वो जाने लग जाता है। सांगडुक मिनकी से बोल रहा होता है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर तुम्हारे लिए लेगेसी छोड़कर गई है। ये सुनते ही मिनकी रुक जाता है। फिर वो सांगडुक से बोल रहा होता है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और मुझे याद आ गया है कि तुम कौन हो। लेकिन ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरी ग्रैंडमदर मेरे लिए क्या छोड़कर गई हैं। सांगडुक उसे बताता है कि कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस तुम्हारे लिए एक ज़मीन छोड़कर गई हैं, और वो ज़मीन करीबन है 10,000 एकड़ की। ये सुनते ही मिनकी हैरान हो जाता है। वो कह रहा होता है कि अगर मैंने वो ज़मीन बेच दी तो फिर मुझे 1 मिलियन आसानी से मिल जाएंगे। वो बढ़िया हमेशा ही मुझे क्रिटिसाइज करती थी, लेकिन मरते हुए मेरे लिए कुछ अच्छा छोड़कर गई है। थोड़ी देर बाद मिनकी सांगडुक के साथ अपनी ग्रैंडमदर के गांव में जाता है ज़मीन को देखने के लिए, और जैसे ही वो ज़मीन को देखता है तो फिर वो हैरान हो जाता है। सांगडुक मिनकी से बोल रहा होता है कि जो ये ज़मीन है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और यहाँ पर जो कैबेज है बहुत ही अच्छी तरीके से उगती है।
मिनकी सांगडुक से बोल रहा होता है, क्या तुम किसी रियल एस्टेट एजेंट को जानते हो यहाँ पर? सांगडुक बोल रहा होता है, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ग्रैंडमदर ने अपनी पूरी लाइफ इस ज़मीन पर लगा दी? और वैसे भी यहाँ पर जो ज़मीन का रेट है वो बहुत ही सस्ता है, शायद 20 सेंट एकड़ चल रहा है यहाँ पर रेट। फिर मिनकी कैलकुलेशन करने लग जाता है और वो बोल रहा होता है कि अगर मैंने ये ज़मीन बेच भी दी तो फिर मुझे सिर्फ $2000 ही मिलेंगे। इसके बाद वो रोना स्टार्ट कर देता है। अगले दिन मिनकी अपनी पार्ट टाइम जॉब पर होता है और वहाँ पर वो डिशेस को वॉश कर रहा होता है। फिर वहाँ पर रेस्टोरेंट की ओनर आती है और वो मिनकी को कुछ कैबेज देती है और बोल रही होती है कि तुम्हें इन्हें धोना है। मिनकी उन्हें धोना स्टार्ट कर देता है, तभी ओनर उसे रोकती है और बोल रही होती है कि तुमने ढंग से धोना, क्या तुम्हें पता है कि एक कैबेज का जो प्राइस है वो है $3। ये कहकर ओनर चली जाती है और जो मिनकी होता है वो प्राइस के बारे में सोच रहा होता है। फिर उसे सांगडुक की बात याद आ रही होती है। उन सारी कैबेज को धोने के बाद मिनकी एक कैफ़े में जाता है और वहाँ पर कैबेज के बारे में सर्च कर रहा होता है। फिर मिनकी को कैबेज की थ्योरी के बारे में पता चलता है कि हर साल कैबेज का प्राइस बढ़ता है और घटता है। 2010 में प्राइस बढ़ा था और 2011 में घट गया था, 2012 में बढ़ गया था और 2013 में घट गया था, और जो भी करंट ईयर है वो है 2014। मिनकी मुस्कान लग जाता है और कह रहा होता है कि इस साल कैबेज का प्राइस ज़रूर बढ़ेगा। अगर मैंने अपने फील्ड में हर एक एकड़ पर एक कैबेज लगाई तो फिर करीबन 10,000 कैबेज हो जाएंगी और एक कैबेज का प्राइस $10 तक बढ़ सकता है, यानी कि टोटल 1 मिलियन से भी ज़्यादा कमाई हो सकती है। लेकिन ये सारा काम अकेले नहीं कर सकता, मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इडियट होने चाहिए, और ऐसे लोग मेरे पास हैं। अगले दिन हांचुल हॉस्पिटल जाता है क्योंकि इसकी रिपोर्ट आ गई होती है। फिर वो डॉक्टर से रिजल्ट के बारे में पूछ रहा होता है। डॉक्टर हांचुल को बता रहे होते हैं कि तुम्हें लिवर कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है। हांचुल परेशान होकर पूछ रहा होता है कि मेरे पास कितना टाइम बचा है। डॉक्टर कह रहे होते हैं कि अगर मैं ऑप्टिमिस्टिकली बात करूं तो फिर तुम्हारे पास 1 साल है, एवरेज के हिसाब से 6 महीने, अगर तुम अनलकी रहे तो फिर 3 महीने, अगर उससे भी ज़्यादा अनलकी रहे तो फिर कल ही तुम्हारी मौत हो सकती है। मुझे पता है कि तुम्हें ये बात क्रूअल लग रही होगी, लेकिन तुम्हें रेगुलरली चेकअप करवाना चाहिए था। हांचुल कुछ भी नहीं बोलता और वो अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद वो किसी से बात कर रहा होता है और अचानक से वो अपना टेम्पर खो बैठता है। इसी वजह से बॉस भी हांचुल को डांटने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हांचुल के पास मिनकी का कॉल आता है और वो उसे बाहर बुलाता है मिलने के लिए। हांचुल के बाहर पहुंचते ही मिनकी उसे सारी बातें बता देता है कैबेज के बारे में। फिर मिनकी हांचुल से बोल रहा होता है कि कब तक तुम ये जॉब करोगे, तुम्हें यहाँ पर सारे लोग ट्रैश की तरह ट्रीट करते हैं, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी लाइफ सेट कर दूंगा। हांचुल मना करता है और वहाँ से जा रहा होता है। मिनकी उसे रोक कर कह रहा होता है कि हम अपनी एल्बम को प्रोड्यूस कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तुम हमेशा से ऐसे करते रहे हो, तुमने कभी भी अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लिया है और ना ही तुमने अपनी कभी जान दांव पर लगाई है। हांचुल कुछ भी नहीं कहता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिनकी कीजुन के पास जाता है, उसे सारी बातें समझा रहा होता है। कीजुन बातें सुनने के बाद बोल रहा होता है कि अगर तुम उन्हें बेच भी दोगे तो फिर जो मार्केट प्राइस होगा उससे काफ़ी कम होगा परचेज प्राइस। मिनकी कीजुन से बोल रहा होता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा शार्प हो, क्या तुम्हें पता है कि जो फार्मिंग है वो पैसा क्यों नहीं कमा पा रही है? डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि जो मिडल में लोग होते हैं वो सारा पैसा खा जाते हैं। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम ही अपनी सारी कैबेज को ट्रक में भरेंगे और डायरेक्ट जाके शहरों में बेचेंगे। कीजुन मिनकी से बोल रहा होता है कि अगर ये इतना आसान है तो फिर बाकी सारे फार्मर ये क्यों नहीं कर रहे हैं? मिनकी सोचने लग जाता है। फिर वो कीजुन से बोलता है क्योंकि उन लोगों के पास विजन नहीं है और साथ ही में वो सिर्फ प्लान के बारे में सोचते हैं, ना कि उन्हें फॉलो करते हैं। और वैसे भी तुम ही सोचो कि अगर तुमने एग्ज़ाम पास भी कर लिया तो फिर तुम क्या कर लोगे? तुम्हें थोड़ी सी सैलरी मिलेगी, उसमें तुम्हारा घर का खर्च कैसे चलेगा? वैसे भी तेरी लाइफ में कोई भी होप नहीं बची है बास्टर्ड। कीजुन गुस्से में आकर बोल रहा होता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, वो भी सुबह सुबह? क्या तुम्हें लगता है कि फार्मिंग करना इतना आसान है? मिनकी बोल रहा होता है कि हाँ, ये बहुत ही आसान है, सिर्फ तुम्हें बीजों को लगाना और उन्हें पानी देना है, फिर वो अपने आप ही उग जाएंगे। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो फिर तुम मत जाओ, मैं खुद ही चला जाऊंगा। रात को हांचुल अपने बॉस के साथ कैरियोके रूम में होता है और वहाँ पर वो अपनी बीमारी के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो बॉस हांचुल से बोल रहा होता है कि मैंने सुना था कि तुम एक बैंड में थे, क्यों ना तुम हमारे लिए गिटार प्ले करके दिखाओ। वैसे मैं तुम्हें देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, फिर भी मैं तुमसे बोल रहा हूँ। अचानक से हांचुल गुस्सा आता है और वो अपने बॉस को पीटना स्टार्ट कर देता है। इधर मिनकी अपने घर पे अकेला बैठा होता है और बोल रहा होता है कि ये सब काम मुझे अकेला ही करना होगा। तभी उसके डोर पर नॉक होती है। जब वो बाहर जाता है डोर ओपन करने के लिए तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर हांचुल होता है। फिर हांचुल मिनकी से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम हमारी एल्बम को प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम्हें खुद ही मार दूंगा। मिनकी बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने सारी प्लानिंग कर लिया, और ये कहकर वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं। तभी कोई डोर को पकड़ लेता है तो फिर मिनकी चेक करता है और वहाँ पर कीजुन खड़ा होता है। मिनकी पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
फिर क्यूजन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें हमारे बैंड का नाम चेंज करना होगा। मिनकी उसकी बात मान जाता है। अगले दिन जो यूना होती है वो अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी के बाहर खड़ी होती है। फिर वो देखती है कि वॉल पर लिखा होता है कि मैं तुम्हारे पास एक डायमंड रिंग लेकर आऊँगा और अपने लव को कन्फेस करूँगा। मेरे लिए वेट करना, मैं तुम्हारा MK। ये पढ़कर यूना मुस्कुराने लग जाती है। वहीं पास में मिनकी बैठा होता है और वो भी यूना की ओर देख रहा होता है। कुछ देर बाद मिनकी कीजुन के पास जाता है और वो अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है। मिनकी को वहाँ पर हांचुल नहीं दिखाई देता। फिर वो कीजुन से पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन कीजुन को भी नहीं पता होता हांचुल के बारे में। कीजुन मिनकी से पूछ रहा होता है क्या तुमने इसके बारे में युग को बताया है। मिनकी मना करता है और कह रहा होता है कि अगर वो आना भी चाहेगा तो फिर मैं उसे नहीं लेकर आऊँगा। बैंड का चौथा मेंबर जो कांग्युक होता है वो हॉस्पिटल में होता है। तभी वो देखता है कि हांचुल वहाँ से बाहर जा रहा होता है कुछ मेडिसिन लेकर। कांग्युक हांचुल से पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। फिर हांचुल से बोल रहा होता है कि हम सारे फार्मिंग करने के लिए जा रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी कांग्युक अपना कोट उतारता डस्टबिन में फेंक देता है। फिर वो हांचुल के पीछे पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद वो चारों कार में बैठे हुए होते हैं और गांव की ओर जा रहे होते हैं। कांग्युक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो गाना गा रहा होता है। इस वजह से मिलके को गुस्सा आता है और वो कांग्युक से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है एपिसोड 1।